पेपर है, पहले कितने लोग हैं जिनको पता है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है, एक बार पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? बताइए, आप लोग माइक खोल सकते हो। मैं ये अगर ये वीडियो नहीं डालूंगा यूट्यूब पे, यहाँ पे ही रहेगा। तो जो भी हो, अगर एथिक्स में झिझक नहीं खोलोगे तो फिर पढ़ने अगर का आप मतलब नहीं होगा। पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर तो देखिए, ये यहाँ कोई ये नहीं, कोई टीचर और ये क्लास नहीं चल रहा है, ये डिस्कशन है। यहाँ आपसे मैं सीखूंगा, अगर मुझे कुछ आता होगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, टीचर है उनसे मैं कुछ सीखूंगा, सब लोग एक दूसरे से सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अगर पार्टिसिपेट हाँ करना चाहते हैं हम लोग तो पार्टिसिपेट करिए, जितना हो सके उतना। हाँ हाँ निशान भाई मैंने तो पढ़ा था, लेकिन पूरा अच्छा से नहीं कवर हो पाया, तो इसलिए मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा था। देखिए क्या है ना कि बंद कर लो। सबसे पहले अगर यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई एग्जाम, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है, सिलेबस देखना है। अब कोई बोलेगा सिलेबस क्यों देखने हैं भाई, तो इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें कि अगर मानिए कि अगर हमें कहीं जाना है, मान लीजिए हमें डिस्टेंस ए से ए प्लेस से बी प्लेस की ओर जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अगर ऐसे बोला जाए कि हरि जी आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो क्या हरि जी बी के पास पहुंच जाएंगे 10 किलोमीटर? जरूरी नहीं है कि पहुंच जाएंगे, वो या तो कभी ईस्ट चले जाएंगे, वेस्ट चले जाएंगे, नॉर्थ या साउथ चले जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि अगर चारों दिशा में जाएंगे तो कभी ना कभी जरूर पहुंचेंगे। तो हम लोग के पास टाइम लिमिटेड है, तो शॉर्टकट जितना जल्दी पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पर उतना ही हम लोग के लिए फायदा होगा। तो इसीलिए जो सिलेबस में दिया हुआ है, पहले उस चीज पर हमें स्टिक रहकर जितना दिया हुआ है उतना ही करना है। साथ में अगर आंसर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं, अगर सिलेबस के थोड़ा सा, अगर देखेंगे सिलेबस के एक नोट ऊपर का आ रहा है क्वेश्चन, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि अगर अपना नोट्स बनाए या कहीं से पढ़ रहे हैं जहां से, या टॉपर नोट से पढ़ रहे हैं या कोई कोचिंग की बुकलेट है वहां से पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना हम उसको कवर करें। और बात करें, ठीक पहली बात तो रही सिलेबस देखना जरूरी है, तो उसके बाद पीवाई को देखने का मतलब क्या है ना, सिलेबस तो दिया हुआ है, पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक दिए हुए हैं और एक 8वां केस स्टडी का। तो जरूरी थोड़ी है कि सातों टॉपिक जो दिया हुआ है सबके वेटेज समान होंगे, किसी ना किसी का वेटेज ज्यादा होगा, किसी ना किसी का वेटेज कम होगा। तो जिसका वेटेज ज्यादा होगा तो हम कोशिश करेंगे उस पर हम इतना अच्छे से पकड़ बना लें ताकि क्वेश्चन आए तो वहां से हम छूटे ना। क्वेश्चन अगर छूटे नहीं तो हमारा स्कोर मैक्सिमाइज होगा। और क्या है ना कि जो एथिक्स का पेपर है, यहाँ पर कंटेंट की कमी नहीं आती है, यहाँ कमी आती है समय की। क्योंकि केस स्टडी है, केस स्टडी पहले तो 1 2 पेज का आता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन आते हैं लंबे, पढ़ने में समय लगता है, फिर उसको लिखना भी लंबा लंबा। तो इसमें मैक्सिमम आपने सुना होगा, जितने भी जो लोग एग्जाम देकर आते हैं जो टॉपर होंगे, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर समय कंटेंट का ठीक है, वो तो दूसरा प्रायोरिटी, लेकिन पहला चीज है कि हमें आते हुए भी हम लोग नहीं लिख पाते हैं, लास्ट के 1 2 के स्टडी छूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो स्पीड भी चाहिए और आप थोड़ा सा पढ़ने तरीका फास्ट चाहिए। यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो हमारा पीवाईक्यू है, सिलेबस के कौन कौन से पार्ट हैं, उसमें इम्पोर्टेंट ज्यादा फोकस करना है, और किसमें थोड़ा सा अगर कम भी करेंगे तो चल बन जाएगा, क्योंकि वो वहां से उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें हम कि आज आप लोग पता होगा कि जीएस 4 का पेपर 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आज तक जो भी 13 से लेकर 2024 तक का ही अभी डेटा है, 25 का भी ऐड नहीं हुआ है इसमें। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। ये जो हमारा टॉपिक 1 है, इसमें से अभी तक 13 से लेकर 2024 तक 31 क्वेश्चन आए हैं। ऑन एवरेज अगर देखें हम लोग तो 2.5 के आसपास है, कभी 5 भी आए हैं, कभी 1 भी आए हैं, कभी 3 भी आए हैं। अगर लास्ट ईयर बात करें 2024 तो इससे 5 क्वेश्चन आए थे, 31 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। दूसरा टॉपिक हमारा जो है एटीट्यूड वाला है, एटीट्यूड
उसका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो इससे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं 14 क्वेश्चन। एक में जो हम फर्स्ट वाला बात कर रहे थे, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसमें एक और सब पार्ट है। आप लोग देख, अभी आप लोग अगर सिलेबस खोले होंगे अपने पास, तो हिंदी में तो मेरे पास नहीं है, सब लोग यहाँ हिंदी में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप के बाद एक टॉपिक, सब टॉपिक इसमें बहन है। दिया हाँ निशान भाई, मैं जी, रिपीट उसको बैन दिया था सिलेबस में। हाँ, उसमें एक है ह्यूमन वैल्यू रिलेशंस फॉर द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, कि जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उनके टीचिंग, जैसे कि भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए। तो ये जो टॉपिक है, इसमें से आज तक, अब मतलब की बात करें कि ये 24 तक, इससे 11 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दे हम, 31 और 11 तो कितने होते हैं, 42 क्वेश्चन। तो अ- ये क्या, ये जो हमारा यूनिट 1 है, ये इस पर हमें ज्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। उसके बाद जो जो टॉपिक है जिसका ज्यादा वेटेज है, उसका है टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 क्या है, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 35 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज इसका कभी 3 पूछ रहा है, कभी 4 पूछ रहा है, कभी 1 भी हो जा रहा है। एक तो सिर्फ 2020 में एक आया था और 2014 में, बाकी सब 2 3 4 5, 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैक्सिमम फोकस हम लोग को इन दो पर करना है, एक टॉपिक नंबर 1 और एक टॉपिक नंबर 6। ये नहीं कि इसके बाद वाले जो टॉपिक है उस पर फोकस नहीं करना, करने हैं वहां पर, लेकिन जितना डेप्थ में हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, उतना उस पर टाइम नहीं देंगे, क्योंकि समय भी हमारे पास लिमिटेड है, कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालने हैं, इसलिए हम ज्यादा फोकस पर करेंगे। और इसके बाद अगर तीसरा टॉपिक हम बात करें, तीसरे नंबर की, तो एक है जो टॉपिक नंबर 5 है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम द इंडिया एंड वर्ल्ड। जितने फिलोसफर हैं, अब महात्मा गांधी की फिलोसफी हो गई, अब जितने भी इंडियन फिलोसफर, जैसे कि क्या ये नागार्जुन हो गए, और ये अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, जितने ये लोग दिए हुए हैं, ये हो गया। और जो बाहर से कांट हो गए, इन लोगों का पढ़ना है इसमें। तो इसमें इससे भी अभी तक 29 क्वेश्चन आ सके, ऑन लेवल 2 to 2.5 के आसपास आए गए। तो ये जो 3 टॉपिक है, एक टॉपिक नंबर 1 और एक टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 5, अगर यहाँ, अगर सिर्फ हम लोग ये मिला लेते हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अगर 24 की बात करें तो 5 3 8 और 3 11 क्वेश्चन आए हुए इसमें से लास्ट ईयर सिर्फ 3 टॉपिक से। इससे आप लोग इसका वेटेज समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके बाद देखें तो जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, एटीट्यूड वाला, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ये जो टॉपिक नंबर 2 है, इसमें से अभी तक आए हैं 14 क्वेश्चन। हमेशा इसमें से एक 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 दो एक दो एक दो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। वैसे ही अगर एप्टीट्यूड वाला भी सेम है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस वाला है, सेम वैसे ही है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है, उसमें से भी लगभग 15-20 क्वेश्चन आए हुए हैं। हेलो, मतलब कि हम लोगों को थोड़ा सा ये भी देख के चलना है कि जहाँ वेटेज है उसको थोड़ा सा अधिक हाँ टाइम करना दिया जाए, या फिर उसके बारे में एग्जाम्पल हो हमारे पास कम से कम। एग्जाम्पल, जितने भी हमारे पास पीवाईक्यू हैं, उससे हम लोग उसका क्या करेंगे ना, एक तो वो थीम हो गया, उससे हम लोग उसका सब थीम निकालेंगे, सब थीम और सब टॉपिक निकालेंगे, कि मतलब ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया, एसेंस ऑफ एथिक्स हो गया, एसेंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट एथिक्स हो गया। तो इसमें अब कहाँ हो जाएगा, कितना डेप्थ में देखिए। अब जब 13 में स्टार्ट हुआ था, तो 13 में क्वेश्चन डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, अच्छा एटीट्यूड डिफिनेशन क्या हुआ,
एप्टीट्यूड क्या हो। लेकिन अब क्या हो ना कि धीरे धीरे समय के साथ उसमें भी गहराइयां आ रही हैं। अब दो दो टॉपिक को एक साथ कोरिलेट कर रहा है यूपीएससी। तो अगर हम लोग इंटरलिंकेज नहीं सीखेंगे, इसमें डेप्थ नहीं जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन हम छूट जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ समय के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट भी हो रहा है, मोल्ड भी हो रहा है, थोड़ा कठिन भी हो रहा है। इस हाँ, बार आप लोग नैतिकता देखेंगे को जीएस। एआई के साथ जोड़ रहा है। हाँ, ठीक है। वो तो अप्लाइड, अब वो तो अप्लाइड एथिक्स में आएगा ना। अगर एआई के साथ अब एआई का पूछ रहा है एथिक्स में क्वेश्चन, तो ये हमें ये नहीं करना है कि एआई का जो जीएस वाला आंसर हो कि अच्छा एआई से ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, अगर वो हम आंसर लिख कर आ जाएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको हमें अप्लाइड एथिक्स एंगल से लिखना पड़ेगा। हाउ इज इथिकल एंड हाउ इज नॉट इथिकल। और वहीं जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहा है, पॉल्यूशन से आएगा, डिफोरेस्टेशन से आएगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से आ रहा है, सरोगेसी से आएगा, एबॉर्शन से आएगा। तो ये सारे क्या है, ये अप्लाइड इथिक्स हो गए। यूथनेसिया से आएगा, क्या भाई कोई अगर असहनीय पीड़ा से कोई मरीज है तो क्या उसको जो एक यूथनेसिया का इंजेक्शन देना वो इथिकल है या नहीं है। तो ये सब जो हाँ या ना वाले थोड़ा सा जो ये क्या बोलते हैं कंट्रडिक्शन वाले जो है ना, ये अप्लाइड इथिक्स में आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे यूपीएससी पूछ रहा है, पढ़ा रहा है। हम्म, आप लोगों ने देखा पीवाई की क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? हाँ, देख रहा हूँ। क्या कुछ मतलब कि आप लोग क्या उसमें कुछ क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग क्या समझ में आया? मुझे ये समझ आ रहा है कि क्वेश्चन देखने के बाद निशा भाई, हम्म, ना क्या लग रहा है, कुछ तो फीलिंग आ रहा होगा ना कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, या समझ में आ रहा है लेकिन इसमें में दिक्कत हो रहा है। दो मेरे चीजें साथ ये समझ दिक्कत हो रहा है निशांत भाई। हाँ, बोलिए क्या? बताओ। सर, बोलिए आप बोलो पहले। आप। हाँ ठीक है सर। निशांत भाई ये दिक्कत हो रहा है कि मैं जब लिखने उसको देखता हूँ तो लगता है कि लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें बैठता हूँ तो उतना जो होता है कि दिमाग ही नहीं काम करता है कि इसको लिखा कैसा जाए। लेकिन और लिखता हूँ तो अपनी छोटी छोटी बातों के आधार पर लिखता हूँ, तो उतना अच्छा से लिख नहीं पाता हूँ जैसा एथिक्स में आंसर राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो तो शब्द कहाँ, बहुत ज्यादा है, लिखना बैठना तो। इथिक्स और जीएस में पता है क्या अंतर है? आंसर इथिक्स का सोचिएगा कि जीएस वाइज लिख दे तो नहीं होगा, इसमें आपको प्रॉपर कीवर्ड ऐड करने पड़ेंगे। वैसे कीवर्ड जो कि इथिक्स से रिलेटेड हो, अगर वो कीवर्ड आपके आंसर में नहीं दिखेंगे एग्जामिनर को, तो फिर आपको मार्क्स नहीं देगा वो। क्यों देगा मार्क्स? अगर एक बच्चा, अगर कोई एक बच्चा अपने आंसर कॉपी में उसको कीवर्ड को लिखा है, अच्छे से मेंशन किया है, एक हम है और एक आप है, जो नहीं लिखे हैं, तो एग्जामिनर मार्क्स क्यों देगा? जाहिर सी बात है ना। हाँ हाँ। देगा, सही बात है। अब कीवर्ड जैसे मैंने बोला कि इथिक्स रेट कीवर्ड, कोई आप 5-6 कीवर्ड बताइए आप लोग, कीवर्ड बोलते किसको है? मैं बताता हूँ। हाँ सर, जैसे मामले में हो गया, बना सकते हैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, पारदर्शिता, हाँ, ये सब बोल सकते हैं। निष्पक्षता, एम्पैथी, वस्तुनिष्ठता। कंपेशन, सिंपैथी, टॉलरेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी, लीगैलिटी, ये सब क्या है? ये कीवर्ड है, ये इथिकल कीवर्ड है। अगर ऐसे आप हम्म। ये सब आप मेंशन करिएगा तो एग्जामिनर पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना, मतलब आज बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, और अभी क्या इसमें है मानव कि बुद्धिमत्ता इसको। एक दिन पहले ही मैं थोड़ा नहीं सर, देख बोल रहा रहा था था इसमें। टॉपर का। तो टॉपर यही बोल रहा था कि एथिक्स में दो तरीके होते हैं। एक इंसान अगर खुद नैतिक है तो नैतिकता की बातें करना उसके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप 250 नंबर का पेपर पढ़ रहे हो और फिर भी आप अपनी ही नैतिकता बता रहे हो कि हाँ, ये लेवल है। ईमानदारी तो हर कोई बता लेगा, या फिर नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीजें वो बता ले जाएगा।
लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होगी, जो कीवर्ड होंगे, अगर वो नहीं बताएगा तो ये 250 नंबर का पेपर रखने की क्या ही ज़रूरत फिर उसको सोसाइटी में हाँ जोड़ मतलब देंगे, सोशल इश्यूज़ में जोड़ देंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, ये जब तक कीवर्ड नहीं आएगा आंसर में तो मार्क्स कम मिलेंगे। अभी देख रहे हैं कि किसी को मिल रहे हैं 140 भी मिल रहे हैं, किसी को 91 भी मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस कहाँ है? एक कंटेंट, ठीक है, कंटेंट की कमी है, तो कंटेंट क्या है? यही कीवर्ड की कमी है। वैसा इथिकल आंसर आपका नहीं आ रहा है, चीज से आंसर लिख कर आएंगे। पेज भरना वो एक अलग बात है, लेकिन पेज आप कंटेंट कैसा लिख रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसा कंटेंट लिख रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आखिर एथिक्स है क्या, नीति शास्त्र आखिर है क्या। पहले हमारा टॉपिक है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारण तथा परिणाम एवं इसके आयाम। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर नीति शास्त्र है क्या। कोई बताए अगर एक वर्ड या दो वर्ड में। सर मैं ये नहीं बताना चाहूंगा फिर की किताबों से। सर इसका आर्थिक अर्थ होता है कि अपने गुणों को उचित अनुचित के आधार पर, सही गलत के आधार पर क्रियान्वित करना। थोड़ा सा और इसको क्लियर करिए, थोड़ा सा और क्लियर करिए, ट्रैक अच्छा है, थोड़ा सा और क्लियर करिए इसको, थोड़ा सा फ्रेश करिए। क्या है ना कि मानवीय, बता क्या है सकते। ना, मानव द्वारा किया गया कृत्य या क्रियाकलाप का गलत या सही होने के दृष्टिकोण से अगर उसको हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग नीति शास्त्र बोलते हैं। कि मानिए आपने आपने कोई कृत्य किया, जैसे आपने जो भी कृत्य किया उसको अगर हम देख रहे हैं अपने दृष्टिकोण से, अगर वो सही या गलत हम बता रहे हैं कि ये सही है गलत है, तो वही नीति शास्त्र है। अगर इसको और सिंपल टर्म बोले तो मानव व्यवहार का अध्ययन। हम्म। अब ये बताएं कि नीति शास्त्र एथिक्स बना कैसे। तो एक ग्रीक शब्द है एथोस, एक ग्रीक शब्द है एथोस, उसका मतलब क्या होता है? संस्कृति, आदत, चरित्र। तो एथोस शब्द, ग्रीक शब्द एथोस से ही बना है एथिक्स। एथोस का मतलब क्या होता है ग्रीक में? संस्कृति, आदत या चरित्र। एक अरस्तु ने बताया था कि नीति शास्त्र क्या है, तो उसने अरस्तु ने बताया था कि मानव चरित्र का अध्ययन, नैतिकता और आनंद की खोज ही नीति शास्त्र है। एक अरस्तु ने अपने किसी पुस्तक में उसका जिक्र किया था, तो कि नीति शास्त्र क्या, तो उन्होंने बताया था कि मानव चरित्र का अध्ययन, नैतिकता और आनंद की खोज ही क्या है? नैतिकता नीति और शास्त्र। आनंद की खोज। हाँ, हम्म। अगर अगर हम लोग इसका एक उदाहरण समझे कि क्या है ये, आप लोगों ने एक देखा होगा कुछ दिन पहले का, कि जैसे कि एक कोई एक फुटबॉलर है, उनका नाम रोनाल्डो है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो एक हम्म। कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को अपने फ्रेम से बाहर हटा देते हैं। वहीं कुछ हम्म। दूसरे लोग हैं उसका प्रचार कर रहे हैं। हम्म। आप लोगों ने देखा हम। होगा कि एक फुटबॉलर जो है वो अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो अपने फ्रेम से जो कोका कोला की बोतल है उसको हटा देते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ है और सब लोग प्रचार करते हैं, तो क्या इनके जो दूसरे लोग प्रचार कर रहे हैं उनके लिए कोका कोला सही है और इनके लिए कोका कोला गलत है। सचिन तेंदुलकर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया कि हम्म। ये जो भी पान मसाले हैं इनके ऐड करने से मना कर दिया था। ये क्या उनका उनका नीति शास्त्र बता रहा है कि वैल्यू सिस्टम है कि वो जो भी ये गलत गलत प्रोडक्ट है उसका ये प्रचार नहीं करेंगे। हम्म। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे नीति शास्त्र किताब की तरह है, कि कोई ये वाली किताब पढ़ा जिसके मायने में कुछ चीजें नहीं है अच्छी गलत, मतलब किसी के मायने में
ये किताब पढ़ रहा है तो उसमें जैसे कोका कोला ही है, तो उसके में कोका कोला का प्रचार शरीर के लिए शायद हानिकारक होगा, और दूसरा कि शायद उसको रुपए मिल रहा है या फिर शायद कुछ और चीजें हैं जो उसको अच्छा बता रही हैं, या फिर ये चीज, तो ऐसा हम हाँ, समझे। वही है क्या है कि ओवरऑल अगर मैक्सिमम चीज पर देखें कि समाज के लिए कौन चीज बेनिफिट कर रही है, ये अगर देखिएगा आप कि अगर पर्सनल लेवल पर जो बेनिफिट हमें कर रही है वो सत्य और समाज वैल्यू कर, तो वो इथिकल नहीं है, वो नीतिगत कार्य नहीं है। अब इसमें अगर आपको पता है कि अगर हम पान मसाला ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, हमें तो पर्सनल गेन होंगे, लेकिन ये इथिकल नहीं है, ये समाज पर इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज कल्याण के लिए बनाई गई हो या मानवीय कल्याण के लिए बनाई गई हो, मतलब उसका उद्देश्य जो है उसमें जितने हाँ, भी उनके रूल्स होंगे, एक मोटे ऐसा कुछ। मोटे तरीके से कर सकते हैं इसको। हाँ, या अब एक एक जैसे आदर्शमूलक विज्ञान हो। जैसे एक एक मैं बात बताता हूँ कि हम्म, जब से शुरू से नीति शास्त्र का जो मानक माना जाता है ना, वो मनु स्मृत से जी। लिया जाता है मोटा मोटा। तो मनु स्मृत में लिखा है धर्मीण हीना पशु समाना, मतलब जो धर्म से हीन है या नीति से हीन हम्म। है वो पशु के समान है। तो आप वही चीजें देख सकते धर्म हो, जैसे हाँ धर्म शायद कहने का मतलब आज के भाव में देखें तो धर्म का मतलब कर्तव्य से होना चाहिए, ना कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म धर्म को का आप। धर्म नहीं का नहीं धर्म क्या है ना कि नहीं, यहाँ पर धर्म, रिलीजन मत बोलिए। नहीं देखिए, धर्म का परिभाषा अलग अलग चीज में अलग कंटेक्स्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर जी। धर्म का सिर्फ ये मतलब नहीं कि पूजा पाठ मंत्र या नहीं, अगर विद्यार्थी का धर्म जी। को पता करें, विद्यार्थी का धर्म क्या है, तो हमारा जी। जी। धर्म है पढ़ाई करना। वहीं अगर बात करें हम कि पानी का धर्म क्या है, तो प्यास बुझाना। आग का धर्म क्या है कि उसमें प्रदान करना। तो धर्म का एक, अगर क्या बोलते हैं, बड़े पर्सपेक्टिव में हम अर्थ देखें तो जो उसका मूल्य कार्य करने की क्षमता है, जो व्यक्ति वस्तु जो भी हो, जो उसका मूल्य कार्य कर सकता है वही उसका धर्म है। करने का जो उसका उपयोग, जैसे आग का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, उष्मा के लिए करते हैं, तो आग का मूल धर्म क्या होगा, जी। उष्मा देना। तो धर्म का अर्थ अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग होगा, ये नहीं कि सिर्फ ये पूजा पाठ वाला नहीं होगा। हाँ शिव सर, क्या बोल रहे थे, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जब मानव को मानव की संज्ञा दी जाएगी, चाहे वो साहित्य में हम जब कविता पढ़ते हैं तो वहां पे कहा गया कि मानव पशु से सिर्फ इस मायने में अलग नहीं है कि मानव के पास ज्ञान है, वो इस मायने में भी अलग है कि मानव के पास भाव है। तो अगर इथिक्स में हम थोड़ा ऐड कर दें तो मानव के पास एक ऐसा विचार है या फिर एक ऐसी मेंटेलिटी है जहाँ पे वो पशु के समान से थोड़ा ऊपर उठ के बताता है कि हाँ, ये चीजें अच्छी हो सकती हैं, ये चीजें अच्छी होनी चाहिए तक उसको ले जाता है। तो ये नीति शास्त्र के लगभग करीब से आता है। अर्थशास्त्र वगैरह में भी इसकी बात की गई है। इसको अर्थशास्त्र में बोला गया धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थात धर्म का आधार अर्थ है। अब देखो, धर्म का आधार अर्थ मतलब जब जो कौटिल्य की पुस्तक वो बनी, तो अभी नीति शास्त्र के मायने फिट हो रहे हैं। अब इन मायनों में ये सच झूठ इसको अभी ज्यादा महत्व नहीं है। अभी क्या है कि का मूल अर्थ होना चाहिए। अर्थ को आप व्यापार मान लो, अर्थ को आप अपनी सेना का मजबूत होना मान लो, या फिर अर्थ को आप राजनीति मान लो। उनका आधार राजनीति है। तो जब जब मायने, जैसे अर्थशास्त्र बहुत पहले का है, अब जो मानक बने हैं चाहे वो संविधान हो, कानून हो, संवैधानिक नैतिकता हो, तो अब हम जिस आधार पे नैतिकता को लेके चलेंगे वो वर्तमान आधार होंगे। ऐसा मैं बोलना चाह रहा हाँ, ये सही है। क्या है ना कि टाइम के साथ साथ जो चीजें पहले प्रासंगिक थी वो अब प्रासंगिक नहीं रहेंगी, नैतिक नहीं रहेंगी। पहले क्या था कि पहले स्लेवरी हो गया, सती सिस्टम हो गया, ये हमारा समाज में एक्सेप्टेंस था इस चीज का, तो लोग इसको सही मानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर हुए, चीजें हम लोग सीखे, तो ये धीरे धीरे कुरीतियां हम समझे कि नहीं नहीं, ये चीजें गलत हैं, तो ये हमारे समाज से धीरे धीरे गायब होने लगी।
जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा जो एथिक्स का है, नीति शास्त्र है, नीति है, और धीरे धीरे चेंज होते रहेगा समय के साथ, जो जैसे सर ने बताया अभी। जी आयुष्मान जी, कुछ बोल रहे हैं आप? अरे नहीं, वो बात कर रहा था मैं मम्मी से। ओके, आप नहीं, म्यूट कर लीजिए। नहीं, हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे नीति शास्त्र जो है ना, अभी अगर हम कार्ल मार्क्स या गांधी, अंबेडकर से पहले के उनके विचार देखें, मतलब अगर उस टाइम के समाज को देखें, तो काफी ज्यादा भेदभाव ऐसे से थे ना, सिंपल सा। पर कुछ ऐसे दार्शनिक हुए, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने विचार दिए कि समाज में अगर ये चीज रहेगा तो इससे सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। जैसे अम्बेडकर ने छुआछूत, या फिर गांधी ने उनका जो अपना सिद्धांत रहा होगा। तो अगर परिभाषा देनी है तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, एथिक्स मतलब कुछ लोगों के द्वारा, अभी आ नहीं रहा है मेरे को। बस इन्हीं ये के है कि सवाल में बस ये है कि एक आपके समाज सवाल को में एक मैं उभार। सवाल ऐड कर लूँ। जी। हाँ, कि जैसे आप कह रहे हो कि लोग जो बोल रहे हैं, चाहे गांधी जी हों, अरस्तु हों, प्लेटो हों, सुकरात, जो भी हो, तो लोग जो बोल रहे हैं, क्या हम उसे ही नीति शास्त्र मान लें, या फिर उनमें जो कमियां हैं उनको हटाने के बाद जो चीजें हमारे पास आए तो उसको नीति शास्त्र का बेहतर मानक मानना चाहिए? जैसे आप समझो, कबीर की बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन कबीर सम टाइम वो नारियों के प्रति थोड़ा सा वैसा व्यवहार रखते हैं। तो क्या अगर हम कबीर को तो दार्शनिक, जैसे हम। पांचवा अपना टॉपिक है दर्शन का ही, हम्म, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं मैं बस जो आप ये कर ऐड रहे कर हैं, रहा था ना कि कुछ लोगों के मूल्य जो होते हैं ना, मतलब उनके अंदर की जो विचार है वो उनके आसपास के लोगों के प्रभाव के द्वारा भी निर्धारित होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कबीर के समकालीन जितने भी लोग रहे होंगे वहाँ पर स्त्रियों को ऐसा महत्व नहीं दिया जाता होगा। तो कुछ इस तरीके से। ये जो बता रहे हैं प्रभाव का, ये इसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे कि अच्छा। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द वैल्यूज। जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे समाज, हमारे शिक्षण संस्थान और परिवार की जो चीज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन चीजों से मिलकर ही बना हुआ होता है। अगर हम लोग अपने समाज में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डाउरी जो हो गया इसको सही माना जा रहा है, तो हमारा क्या है ना कि उसके प्रति हमारा एक एटीट्यूड क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नहीं नहीं, ये चीजें सही है, कहीं भी डिबेट हम उसको डिफेंड करेंगे, नहीं नहीं ये तो ऐसा ऐसा है। अगर अगर वही चीजें एक दूसरा कोई एक समाज है जहाँ पर इस कुरीतियों में माना जाता है कि डॉरी सही नहीं है, दहेज सही नहीं है, तो वहां पर कोई अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका जो एटीट्यूड होगा इस पर निगेटिव होगा।